नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबोहर में जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि आज पूरा पंजाब डबल इंजन की सरकार चाहता है। यूपी में विधानसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब सभी की निगाहें तीसरे चरण पर हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचार पूरे जोरों पर और इसी के साथ राजनेताओं के बीच जो जुबानी जंग है वो भी अब तेज हो गई है। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव दोषी करार दिए गए थे। सीबीआई की विशेष अदालत 21 फरवरी को सजा का ऐलान करेगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए गुरुवार को एक बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबोहर में जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि आज पूरा पंजाब डबल इंजन की सरकार चाहता है। अबोहर की नई अनाज मंडी में आयोजित जनसभा में सीएम चन्नी के यूपी के भैया बयान पर भड़के मोदी ने इसे शर्मनाक बताया और प्रियंका गांधी का नाम लिए बिना कहा कि दिल्ली में बैठा एक परिवार इस पर ताली बजा रहा था। मोदी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ और आप कहते हैं कि बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। संत रविदास जी भी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, तो क्या उनके नाम को भी मिटा दोगे? आप कहते हो कि भैया को घुसने नहीं देंगे। पंजाब में एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां यूपी बिहार के लोग मेहनत नहीं करते। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती आई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आई तो माफियाओं की विदाई होगी। उन्होंने लोगों से 5 साल सेवा का मौका देने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि 84 के दंगों के समय कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे, आपसे ज्यादा और कौन जान सकता है। मैं उस वक्त गुजरात में था, एक भी सिख परिवार को तकलीफ नहीं होने दी। मोदी ने कहा कि इस चुनाव में पंजाब में ये भी आखिरी सभा है। मैं बीते कुछ दिनों में पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में गया हूं। पूरे पंजाब में आज एक ही आवाज उठ रही है कि भाजपा को जिताना है, एनडीए को जिताना है। उन्होंने लोगों से कहा कि आप देखिए कि देश के इतने सारे राज्य हैं जहां कांग्रेस एक बार गई फिर लौट कर नहीं आई और जहां भाजपा को आशीर्वाद मिल गया तो वहां तो कांग्रेस जड़ मूल से साफ हो गई। यूपी में विधानसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब सभी की निगाहें तीसरे चरण के मतदान पर है। यही कारण है कि सभी बड़े नेताओं ने तीसरी चरण की सीटों की तरफ अपनी नजर कर ली है। सभा संरक्षक मुलायम सिंह यादव इस चुनाव में अपनी पहली चुनावी रैली में पहुंच गए, तो थोड़ी देर बाद वो यहां लोगों को संबोधित उन्होंने किया। फिरोजाबाद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनती है तो गरीबों को पौष्टिक खाना देगी। अखिलेश ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों को पौष्टिक खाना देगी। हमें अगर घी और सरसों का तेल गरीबों को मुफ्त देना पड़ा तो हम वह भी देंगे। शहरों में गरीब मजदूरों को भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है, हम उनके लिए कैंटीन बनाकर 10 रुपए में समाजवादी थाली देंगे। फिरोजाबाद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया कि पहले 2 चरण में उनके गठबंधन ने शतक मार लिया है। उन्होंने कहा कि हमारे समर्थकों ने जान लिया है कि सपा गठबंधन के लोगों ने पहले और दूसरे चरण में मतदानों में शतक मार लिया है। तीसरे चौथे चरण में सपा की सरकार बनेगी। 7वें चरण तक भाजपा के बूथों पर सन्नाटा होगा और भूत नाचेंगे। बूथ पर कोई मक्खी मारने वाला नहीं होगा। पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचार पूरे जोरों पर है और इसी के साथ राजनेताओं के बीच शाब्दिक बाढ़ भी खूब चलने लगे हैं। जहां अरविंद केजरीवाल सीएम चरणजीत चन्नी पर हमला पर है, वहीं सीएम चरणजीत चन्नी आम आदमी पार्टी पर खूब जो है बरस रहे हैं। इसी दौरान कुछ अमर्यादित टिप्पणियां भी की गई हैं। सीएम चन्नी ने गुड़सहरसाय विधानसभा हलके में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कह दिया था कि हरियाणा संग पंजाब का पानी, चंडीगढ़ और पंजाबी बोली को लेकर झगड़ा चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा के रहने वाले हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो केजरीवाल पंजाब का पानी व चंडीगढ़ सब कुछ हरियाणा ले जाएगा। चन्नी ने कहा कि केजरीवाल कागजों पर भगवंत मान के हस्ताक्षर करवा लेगा क्योंकि मान को पढ़ना लिखना नहीं आता। यदि थोड़ा बहुत आता भी है तो वो जो है किसी अन्य तौर पर गवा देंगे। इससे पहले सीएम चन्नी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व भगवंत मान पर तंज कसते हुए कहा था कि झाड़ू खड़ा करना अशुभ माना जाता है, इसलिए पंजाब में झाड़ू खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। भगवंत मान पर तीखे वार करते हुए चन्नी ने कहा था कि वे तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हुजूरों में शराब पीकर जो है चले जाते हैं और संसद भी जाते हैं। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव जो हैं वो दोषी करार दिए गए हैं। सीबीआई की विशेष अदालत 21 फरवरी को सजा का ऐलान करेगी। फिलहाल लालू यादव रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं। रिम्स के पेइंग वार्ड में
बुधवार को लालू प्रसाद यादव का पहला दिन था। पहले दिन लालू टेंशन में दिखे। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल के मेडिसिन विभाग के HOD डॉक्टर विद्यापति की निगरानी में लालू यादव हैं। रिम्स में बुधवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का पहला दिन था। डॉक्टरों का कहना है कि लालू ठीक से सो नहीं पाए, उन्होंने टेंशन में रात गुजारी है। वहीं डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य को स्थिर बताया है। डॉक्टरों ने उन्हें डाइट चार्ट पर बात करते हुए कहा कि लालू प्रसाद को 600 कैलोरी युक्त भोजन देना है और इस कारण उन्हें खाने में रोटी, थोड़ा चावल, दाल, दूध और हरी सब्जियां दी जा रही हैं। उनकी नई रिपोर्ट आने के बाद उनका नया डाइट चार्ट बनाया जाएगा। 60 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड लालू यादव की सेहत पर नजर रखे हुए है। प्राथमिक जांच की जा चुकी है। डॉक्टर रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। रिम्स के पेइंग वार्ड के रूम नंबर A11 में लालू जो है वो भर्ती हैं। उनके रूम की बैरिकेडिंग की गई है। ग्राउंड फ्लोर और पिछले कॉरिडोर में 4 जवान तैनात हैं। पेइंग वार्ड के गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है और आने जाने वालों की कड़ी जो है वो चेकिंग की जा रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए गुरुवार को एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने बोर्ड कार्यालय और उससे जुड़ी सभी सेवाओं के लिए रेशमा कानून लागू कर दिया है। गृह विभाग के आदेश के अनुसार यह 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। रेशमा लागू होने के बाद बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी किसी भी तरह की हड़ताल नहीं कर सकते हैं। दरअसल प्रदेश में आगामी 24 मार्च से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और इन परीक्षाओं में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो और इसे देखते हुए सरकार ने रेशमा लागू करने का कदम उठाया है। बीते दिनों बोर्ड ने सरकार को रेशमा लागू करने की अनुशंसा भेजी थी। इसी आधार पर गृह विभाग ने रेशमा लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि वेतन संगति सहित कई अन्य मांगों को लेकर शिक्षकों ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी थी। परीक्षाओं के समय में शिक्षक हड़ताल या आंदोलन न कर सके, इससे बचने के लिए कदम उठाया गया है। 12वीं कक्षा की प्रायोगिक परीक्षाएं 18 फरवरी तक आयोजित की जा रही हैं। वहीं 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 24 मार्च तक शुरू हो जाएंगी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबोहर में जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि आज पूरा पंजाब डबल इंजन की सरकार चाहता है। यूपी में विधानसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब सभी की निगाहें तीसरे चरण पर हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचार पूरे जोरों पर और इसी के साथ राजनेताओं के बीच जो जुबानी जंग है वो भी अब तेज हो गई है। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव दोषी करार दिए गए थे। सीबीआई की विशेष अदालत 21 फरवरी को सजा का ऐलान करेगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए गुरुवार को एक बड़ा फैसला किया है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को डिजिटल मेंबरशिप अभियान को लेकर एक बैठक आयोजित की गई है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने जिला अध्यक्षों को चेतावनी दी कि 25 फरवरी तक मंडलम सेक्टर में नियुक्तियां करें वरना 26 को इस्तीफा दे दें। प्रदेश कांग्रेस डिजिटल मेंबरशिप को लेकर जोर दे रही है। बैठक में कमलनाथ ने कहा है कि सबसे ज्यादा सदस्यता करने वाले जिला अध्यक्षों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी सम्मानित करेगी। सबसे ज्यादा सदस्य बनाने वाले जिला अध्यक्षों को पीसीसी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पुरस्कार देगा। डिजिटल मेंबरशिप में फर्जी मेंबरशिप खत्म होगी। पहले सदस्य बना दिए जाते थे और इस प्रणाली से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहले हर राज्य में फर्जी सदस्य जोड़े जाते थे। कमलनाथ के सामने जिलाध्यक्षों ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया कि मंडलम और सेक्टर के पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। इस पर कमलनाथ ने जिलाध्यक्षों को सिर्फ सदस्यता अभियान पर फोकस रखने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि ऑफलाइन और डिजिटल अभियान साथ साथ चलेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक में इनके नाम की कुर्सी भी लगाई गई थी। दोनों नेताओं की बैठक से दूरी पर भाजपा ने कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह ने दिग्विजय सिंह और अरुण यादव के न आने पर कहा है कि दोनों ने दिल्ली में पहले ही बैठक पर अपनी बात कह दी है। बैठक में न आने का मतलब कुछ और नहीं निकाला जाना चाहिए।
आयकर विभाग ने गुरुवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्णन के मुंबई स्थित परिसरों पर छापे मारे हैं। यह कार्रवाई उनके अन्य सहयोगियों द्वारा कर चोरी की जांच के सिलसिले में की गई। चित्रा रामकृष्णन हाल ही में सेबी के एक आदेश में चर्चा में आई थी। आदेश में कहा गया कि चित्रा ने हिमालय में रहने वाले एक अज्ञात योगी के कहने पर आनंद सुब्रम को ग्रुप ऑपरेटिंग अधिकारी व प्रबंध निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया था। आयकर अधिकारियों ने कहा है कि रामकृष्णन व अन्य के खिलाफ ये छापे कर चोरी व वित्तीय धांधली के आरोपों के मद्देनजर मारे गए हैं। चित्रा को अप्रैल 2013 में एनएसई का एमडी और सीईओ बनाया गया था। वह दिसंबर 2016 तक इस पद पर रही। जानकारी के मुताबिक ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम के यहाँ भी छापेमारी हुई है। सेबी के आदेश में यह भी कहा गया है कि रामकृष्ण ने योगी के साथ एनएसई की वित्तीय और व्यावसायिक योजनाओं, लाभांश परिदृश्य और वित्तीय परिणामों सहित कुछ आंतरिक गोपनीय जानकारियां भी साझा की हैं और इससे उन लोगों को अवैध आर्थिक लाभ हुआ है। सेबी ने रामकृष्णन पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। यह कार्रवाई आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति के मामले में की गई थी। एक्सचेंज के कर्मचारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन पर योगी से परामर्श लिया गया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार को एयर विस्तारा की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। फ्लाइट दिल्ली से अमृतसर के लिए उड़ान उसने भरी थी। फ्लाइट नंबर UK 697 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। गनीमत है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। तकनीकी खराबी के चलते दिल्ली से अमृतसर के लिए उड़ान भरने के तुरंत बाद जो है दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान लौट आया। संचालन के लिए एक विमान की व्यवस्था भी की गई। फ्लाइट में 28 क्रू मेंबर सहित 147 यात्री सवार थे। तकनीकी खराबी के चलते सबकी जान खतरे में पड़ गई थी। पायलट की सूझबूझ के चलते सबकी जान बच गई। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस मामले में विस्तारा एयरलाइंस ने बयान जारी करते हुए कहा कि दिल्ली से अमृतसर जाने वाली फ्लाइट में तकनीकी खराबी का पता चला है। यात्रियों की जान खतरे में ना पड़ जाए इसलिए पायलटों ने वापस लौटने का फैसला किया। IGI हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और अन्य विमान को तुरंत अमृतसर के लिए उड़ान भरने की व्यवस्था भी की गई। दिल्ली सरकार अपने स्कूलों के बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए पंख देने जा रही है। इंजीनियर, मेडिकल व अन्य तकनीकी क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए इच्छुक छात्रों को दिल्ली सरकार प्रवेश परीक्षा की तैयारियों के लिए फ्री कोचिंग देगी। इसके लिए सरकार ने अवंती फेलोज के साथ साझेदारी की है। पहले साल में सरकारी स्कूल के 6000 बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इसके बाद विभिन्न प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग, परीक्षाओं के लिए आवश्यक शैक्षणिक सहयोग और मेंटरिंग और गाइडेंस भी दिया जाएगा। सभी SC/ST वर्ग के 160 से अधिक लड़कियों को नीट प्रवेश परीक्षा के लिए फ्री कोचिंग दी जा रही है और अगले चरण में कोचिंग का फायदा सरकारी स्कूल में साइंस स्ट्रीम के सभी छात्रों को मिल सकेगा। अभी सरकारी स्कूलों में 11वीं 12वीं कक्षाओं में 30,000 से अधिक बच्चे साइंस स्ट्रीम के हैं। गौरतलब है कुछ सरकारी स्कूलों में इस फ्री कोचिंग प्रोग्राम को पायलट फेज में शुरू किया गया था। फ्री टेस्ट तैयारी कार्यक्रम बच्चों को जो है इंजीनियरिंग, MBBS, BDS, फार्मेसी, नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्सेज, रिसर्च प्रोग्राम और टीचिंग डिग्री से लेकर स्टेम में टॉप ग्रेजुएशन प्रोग्राम और डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिला देने में मदद करेगा। दिल्ली सरकार ने टेक्निकल, एजुकेशनल और मेडिकल क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के बच्चों की पहुंच को बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की है। इसी दिशा में शिक्षा निदेशालय ने JEE नीट पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए इस क्षेत्र की एक्सपर्ट संस्था अवंती फेलोज के साथ समझौता किया है। इस कार्यक्रम के तहत पहले साल में एक टेस्ट के माध्यम से 11वीं 12वीं के 6000 बच्चों को चुना जाएगा। उत्तराखंड की मातृशक्ति ने मतदान करने में पूरा उत्साह दिखाया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार राज्य की 70 विधानसभा सीटों पर मतदाता में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा रही है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 4.60% थी। आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 65.37% मतदान हुआ है, जिसमें महिलाओं ने 67.20% जो है मतदान किया है, जबकि पुरुषों ने 62.60% मतदान किया है। मतदान में कुल 81,72,173 सामान्य और 94,471 सेवा मतदाता थे। सामान्य मतदाताओं में से कुल 53,42,662 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है, जो कि कुल मतदाताओं का 65.37% है। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव की तुलना में इस साल 0.19% कम मतदान हुआ है। साल 2017 में 65.56% मतदान हुआ था। तब महिलाओं का मतदान प्रतिशत
68.72 और पुरुषों का 61.11% था। विधानसभा चुनाव में चमोली जिले की तीनों विधानसभा में महिला मतदाताओं ने खुलकर मतदान किया। तीनों विधानसभा में महिला मतदाता पुरुषों के मुकाबले काफी आगे रही हैं। चमोली जिले की तीनों विधानसभाओं में महिला मतदाता संख्या में पुरुष मतदाताओं से कम है, लेकिन मतदान में महिलाओं में पुरुष के मुकाबले अधिक उत्साह दिखा। महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले 10.73% अधिक मतदान किया है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबोहर में जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि आज पूरा पंजाब डबल इंजन की सरकार चाहता है। यूपी में विधानसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब सभी की निगाहें तीसरे चरण पर हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचार पूरे जोरों पर और इसी के साथ राजनेताओं के बीच जो जुबानी जंग है वो भी अब तेज हो गई है। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव दोषी करार दिए गए थे। सीबीआई की विशेष अदालत 21 फरवरी को सजा का ऐलान करेगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए गुरुवार को एक बड़ा फैसला किया है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जो है संपन्न होने के बाद कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री पद पर कौन विराजमान होगा, इसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान या तो मुख्यमंत्री या घर बैठ जाऊंगा के सामने आने के बाद पार्टी के भीतर खलबली मची है। अब उन्होंने कहा है कि लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस की घोषणाएं कैसे पूरी होंगी, तो हरीश रावत इसकी गारंटी लेने के लिए तैयार हैं। अब प्रत्यक्ष तौर पर उनकी इस बात को खुद को मुख्यमंत्री के सबसे बेहतर चेहरे के तौर पर प्रस्तुत करने को लेकर देखा जा रहा है। बुधवार को बातचीत में हरीश रावत ने कहा कि लोगों को यह भरोसा दिलाना जरूरी है कि पार्टी ने जो घोषणाएं की हैं उन्हें कौन पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि हरीश रावत इसकी गारंटी लेते हैं। जहां तक कि मुख्यमंत्री बनने की बात है तो पार्टी हाईकमान जनभावनाओं को देखते हुए सही निर्णय लेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनभावनाओं का ही सबसे बड़ा महत्व होता है। उन्हें पूरा भरोसा है कि पार्टी हाईकमान इस बात का पूरा ध्यान रखेगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जारी लोक लुभावनी घोषणाओं के बारे में पूछे जाने पर हरीश कहते हैं कि सभी घोषणाएं पूरी होंगी। हरीश रावत इसकी गारंटी लेते हैं। हरीश रावत की इस गारंटी को भी अप्रत्यक्ष तौर पर खुद को सबसे बेहतर सीएम जो है चेहरा प्रस्तुत करने के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे ही उनकी घर बैठ जाने वाली बात से पार्टी के दूसरे गुट में पहले ही खलबली मची हुई है। बुधवार को पार्टी कार्यालय में जहां इस बात पर चर्चा होती रही कि पार्टी की कितनी सीटें कहां से आ रही हैं, वहीं इस बात को लेकर भी खासी गहमा गहमी रही कि सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि अनुच्छेद 370 रद्द करने से जुड़ी याचिकाओं पर अदालत का फैसला आने तक परिसीमन आयोग को अपनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। पार्टी ने आरोप लगाया है कि परिसीमन की सिफारिशों के जरिए प्रदेश में जनसांख्यिकी बदलने की कोशिश की जा रही है। आयोग ने मनमाने ढंग से स्थापित मानकों के जरिए जानबूझकर जम्मू कश्मीर के इतिहास और संस्कृति को मिटाने की कोशिश की है। आयोग को हब्बा खातून गांधी जैसों के नाम पर निर्वाचन क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करना चाहिए। नेका ने बुधवार को अपनी आपत्तियों का मसौदा मीडिया को जारी किया। लोकसभा के 3 सांसद फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी और मोहम्मद अकबर लोन ने सोमवार को अपनी लिखित आपत्तियों में कहा कि विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन का प्रस्ताव देने वाले कार्यपत्र 2/6 में दिए गए प्रस्ताव को वापस लिया जाए। ये सांसद आयोग के सहायक सदस्य भी हैं। आयोग के प्रस्ताव पर नेका की ओर से दी गई आपत्तियों में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले पैनल ने मनमाने ढंग से कुछ अज्ञात मापदंड तैयार किए हैं, जिसके आधार पर 7 सीटों की वृद्धि की गई है, जबकि मुख्य मानदंड के रूप में जनसंख्या के मूल सिद्धांत से समझौता करते हुए सीटों का संयोजन किया गया है। परिसीमन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों का समान प्रतिनिधित्व हो, जबकि आंतरिक रिपोर्ट के इस मौलिक सिद्धांत का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया है। जनसंख्या का मामला पीछे धकेल दिया गया और विधानसभा हलकों में
इलाकों की मनमाने ढंग से उनको जोड़ा और घटाया गया है। राजस्थान के कोटा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं रैली निकालने की अनुमति देने पर सियासत गर्मा गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा है कि पीएफआई का उद्देश्य जो है वह शांति फैलाना है। ऐसी संस्थाओं पर सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए, लेकिन सरकार वोट बैंक को लुभाने के लिए कार्यक्रम करने की अनुमति दे रही है, पूरी तरह से गलत है। जयपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए पुनिया ने कहा कि पीएफआई एक ब्लैक लिस्ट संगठन है, इसकी गतिविधियां भी संदिग्ध हैं। इस संगठन पर देश के कई राज्यों में एक्शन भी हुआ है। यह एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य देश में अशांति फैलाना ही रहा है। देश में हिजाब का मुद्दा चल रहा है, ऐसे समय सरकार का इस संगठन को रैली की इजाजत नहीं देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार वोट बैंक की राजनीति करती है, इसलिए संगठन को रैली की इजाजत दी गई है। आज कोटा में गुरुवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कार्यकर्ताओं ने संगठन के स्थापना दिवस पर रैली निकालकर नयापुरा स्टेडियम तक मार्च किया। साथ ही स्टेडियम में जनसभा का आयोजन करने के लिए भी जिला प्रशासन से अनुमति जो है उन्होंने ली और इसे लेकर भाजपा ने सरकार पर हमला बोला है। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ाना मोड़ पर कोहरे के चलते 2 स्कूल बस आपस में टकरा गई। हादसे में 10 से अधिक बच्चे घायल हुए हैं। 4 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें एसडी ग्लोबल अस्पताल मेरठ जो है रेफर किया गया है, जिनमें 2 बच्चों की मेरठ में उपचार के दौरान भी मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह जीडी गोयनका स्कूल की बस बच्चों को लेकर लौट रही थी, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर की स्कूल की बस बच्चों को लेने जा रही थी। बुढ़ाना मोड़ के नजदीकी कोहरे और तेज गति के चलते दोनों बस आपस में टकरा गई। जीडी गोयनका की बस में सवार बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और हादसे की जानकारी लगते ही राहगीर आपस में के खेतों में काम कर रहे किसान मौके की ओर दौड़े। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। इस दौरान कुछ बच्चों ने अपने अभिभावकों को भी कॉल कर दी। मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। वहीं घायल बच्चों को पुलिस के वाहन और एम्बुलेंस और निजी वाहनों से जिला अस्पताल ले जाया गया। हादसे में 10 बच्चे घायल हो गए हैं। एसएसपी अभिषेक यादव अस्पताल पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। 4 बच्चों को मेरठ रेफर किया गया है। बताया गया है कि हादसे में घायल चरथावल के ददेड़ू गांव के सगे भाई बहन जो हैं उनकी मौत हो गई है। बच्चों की मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। महाराष्ट्र में शिवसेना के उपनेता रघुनाथ कुचिक के खिलाफ पुणे पुलिस ने दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। उनके खिलाफ भांडवी की धारा 376 और 313 के तहत शिवाजीनगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बुधवार रात उनके खिलाफ दुष्कर्म व जबरन गर्भपात कराने की शिकायत मिली थी। इसके बाद केस दर्ज किया गया है। कुचिक के खिलाफ 24 वर्षीय महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। युवती ने आरोप लगाया है कि कुचिक ने उनके साथ यौन संबंध बनाया और गर्भवती होने पर जान से मारने की उन्हें जो है धमकी भी दी और गर्भपात कराने के लिए उन्हें मजबूर किया। पुलिस के मुताबिक कुचिक के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया है। युवती द्वारा की गई शिकायत के मुताबिक दुष्कर्म 6 नवंबर 2020 से 10 फरवरी 2022 के बीच जो है कई बार किया गया है। यह सब पुणे, गोवा जैसी अलग अलग जगहों की बड़े होटलों में हुआ है। शिकायत के मुताबिक रघुनाथ कुचिक ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ ये सब किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबोहर में जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि आज पूरा पंजाब डबल इंजन की सरकार चाहता है। यूपी में विधानसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब सभी की निगाहें तीसरे चरण पर हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचार पूरे जोरों पर और इसी के साथ राजनेताओं के बीच जो जुबानी जंग है वो भी अब तेज हो गई है। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव दोषी करार दिए गए थे। सीबीआई की विशेष अदालत 21 फरवरी को सजा का ऐलान करेगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए गुरुवार को एक बड़ा फैसला किया है।